हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का यानी 26 फरवरी का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस डेटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के थ्रू डेवलप किया गया डेटा लिंक कम्युनिकेशन जो कि इंडिजिनस है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा वायु लिंक। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप करा है वायु लिंक, जो कि एक डेटा लिंक कम्युनिकेशन है, स्वदेश है, मेड इन इंडिया है। क्या काम करता है वायु लिंक? एक्चुअल में एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि यूज करता है नेविक सिस्टम को, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, आल्सो नोन एज नेविक। इस सिस्टम को यूज करके कम्युनिकेशन सेटअप करेगा किसके बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड बेस स्टेशन ड्यूरिंग फ्लाइट्स। कब होगा ये अप्लाई? यानी जब सिग्नल स्लो हो, तो सिग्नल्स के लो होने की कंडीशन में ये रेडियो सिग्नल्स यानी रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा एयरक्राफ्ट को फ्रॉम द बेस स्टेशन ड्यूरिंग फ्लाइट। उसका एक बेनिफिट ये हो गया कि जो पायलट है वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाएगा अबाउट लोकेशन, एल्टीट्यूड एंड स्पीड ऑफ अदर एयरक्राफ्ट थ्रू दी वायु लिंक डेटा लिंक कम्युनिकेशन। ये एक मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है, वायु लिंक। बात हो रही है यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स की, जिसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है यानी कौन? विवेक राम चौधरी। और इसी के साथ IAF डे, जो कि हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, कब? 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है कि 1971 में हुआ था इंडो पाक वॉर। ठीक है, इंडो पाक वॉर के दौरान जो पाकिस्तान है, उन्होंने किस इंडियन एयरफोर्स पर कॉम्बैट किया था? बताइए, आगे बढ़ते। Here is our next question. As per the Global Labor Resilience Index 2023, labor market resilience is highest in which region? हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका नाम है ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स। उसके अकॉर्डिंग लेबर मार्केट में जो लचीलापन है यानी रेजिलेंस, वो कौन से एरिया में सबसे हाईएस्ट रहा? आंसर होगा इसका वेस्ट एंड नॉर्थ यूरोप। वेस्ट एंड नॉर्थ यूरोप में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, लेबर मार्केट है, वो सबसे ज्यादा है, रेजिलेंस है। बात हो रही है यहाँ पे रिपोर्ट की, ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023। किसने पब्लिश किया है इसको? इसको पब्लिश किया गया है बाय व्हाइट शील्ड। व्हाइट शील्ड के नेम से है। ठीक है, और कब पब्लिश किया गया? ड्यूरिंग चल रही है अभी दुबई में क्या? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान व्हाइट शील्ड ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि हो रही है दुबई, UAE में। क्या था इस रिपोर्ट में? एक्चुअल में ये जो रिपोर्ट है, ये प्रोवाइड करा रही है वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द लेबर मार्केट रेजिलियंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी। यानी डिफरेंट इकोनॉमी में लेबर मार्केट का क्या रोल है, क्या ग्रोथ हो रही है, उसके एक वैल्यूएबल इंसाइट को प्रोवाइड करा रही है ये। प्लस एम्प्लॉयमेंट रेट वहां की, यानी ईच इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो टॉप पे रहा है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में, वो है डेनमार्क। वहां का जो एक एम्प्लॉयमेंट रेट है प्लस लेबर मार्केट रेजिलियंस से सबसे हाईएस्ट रहा है। इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो इंडिया को मिली है 65th रैंक मिली है आउट ऑफ 130 कंट्रीज। ठीक है, 130 कंट्रीज में से 65th रैंक पर है इंडिया। और सबसे मेन इस रिपोर्ट में जो उभर के आया है वो है US की कंडीशन, है अमेरिका की कंडीशन। यानी जो नॉर्थ अमेरिका है स्पेशली, उसमें जो इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी? लेबर रेजिलियंस इकोनॉमी को मिला है देखने को स्टेगनेटिंग। स्टेगनेटिंग यानी स्टेबल। नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी स्टेगनेटिंग स्टेज पर है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वहां पे जो लेबर मार्केट है उसमें कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली, स्टेबल है। तो ये एक फीचर पॉइंट इस रिपोर्ट में दर्शाया गया था। प्लस वेस्ट और नॉर्थ यूरोप इसको हाईएस्ट इसने टॉप करा है इस रिपोर्ट में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स की।
हाल ही में जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये है करंट रिपोर्ट्स जिनका रिवीजन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि जो भी टॉपिक्स है उसका रिवीजन साथ के साथ होता रहे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज रैंक्ड एट द टॉप इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स? सो एसपीआई में किसने टॉप किया था? पुडुचेरी ने टॉप किया था इंडिया का स्टेट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, ठीक है। एंड आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स विच स्टेट टॉप द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ सिटीजन विद पासपोर्ट? सो केरला था पासपोर्ट इंडेक्स आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर। एज पर द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स विच कंट्री हैड द हाईएस्ट मीडियम मोबाइल डाउनलोड स्पीड इन द नवंबर? सो कतर नवंबर मंथ में स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट मीडियम मोबाइल डाउनलोड स्पीड किसकी थी? कतर की थी। एंड विच इंस्टीट्यूशन टॉप द ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स इन नवंबर फॉर द फोर्थ मंथ इन अ रो? सो यूआईडीएआई ने टॉप किया था ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स, ओके। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स? ठीक है, आर्टन कैपिटल की हमने बात करी, केरल स्टेट लेवल पर तो केरल था। और इंडिया की अगर रैंकिंग देखे आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 22 में, तो 87th था और स्टेट में केरल ने टॉप किया था। एंड विच सिटीज आर रैंक एट द टॉप ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट रिलीज कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022? सो न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर वो टॉप पे थे किसमें? इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट रिलीज cost of living index. And which Indian cities plays the 22nd rank in the prime global cities index Q3 2020? So Mumbai at the rank of 22. And which country tops the global minority index published by the Center for Policy Analysis? So CPA के द्वारा जो published की गई थी global minority index, उसको top किसने किया था? So India. ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में टॉप पे था इंडिया बाय सेंटर फॉर पुलिस एनालिसिस, ठीक है। सो ये हो गया रिवीजन। अब हम आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट है अमृतान नगरोत्थान स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? सो किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुई है अमृत नगरोत्थमा स्कीम? सो ये हुई है कर्नाटक में। तो एक्चुअल में जो कर्नाटक के सीएम है उन्होंने अपने स्टेट बजट 23-24 में इस स्कीम के लिए बजट को पेश किया था। कौन है कर्नाटक के सीएम? बताइए। सो स्टेट बजट में एक्चुअल में क्या किया गया था कि टोटल 9698 करोड़ के प्रोजेक्ट स्टेट में लॉन्च किए गए हैं। स्पेशली फोकस है किस पे? बेंगलुरु को डेवलप करने पर। और जो अमृत नागरोत्थन स्कीम है ये वर्क करेगी अप्रोक्स 6000 करोड़ रुपीस के लक्ष्य से। So 6,000 crore are being implanted in Bangalore and this is known as Amrit Nagarottam scheme. अमृत नगरोत्थम स्कीम। सो अगर बजट के लास्ट पॉइंट्स को रिवाइज करें, सो हमने बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है 13.8% ऑफ टोटल बजट और इसमें से भी जो 75% है वो स्पेंड किया जाएगा डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट में फॉर परचेजिंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। और इसी की हम बात करें तो पीएम किसान को अलॉट किया गया था कितना? 1.10 लाख करोड़ का अमाउंट। और इसी की हम बात करें स्वच्छ भारत अब मिशन जिसका नाम हो गया है सुंदर भारत, उसके लिए दिया गया है अप्रोक्स 5276 करोड़ का। और हाईएस्ट अमाउंट फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हाईएस्ट अमाउंट दिया गया है वो यूपी को दिया गया है। और 2023-24 का जो बजट है वो है 45,03,097 करोड़, ठीक है। किसने पेश किया? निर्मला सीतारमन ने पेश किया। उनका 5th टाइम था बजट के लिए और खुद वो 28th फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा, बजट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है बता सकते हैं आप? सो आर्टिकल 1112 डिफाइन करता है बजट के लिए, यानी बजट के लिए जो आर्टिकल है वो है 112। इसके अलावा जो पॉइंट्स थे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बजट किसने दिया है? मोरारजी देसाई ने दिया है। कितनी बार? 10 टाइम दिया था। सेकंड टाइम बोले तो कौन थे? पी चिदम्बरम थे, उन्होंने कितनी बार दिया था? 8 टाइम दिया था। फर्स्ट बजट किसने दिया था? फादर ऑफ बजट जो कि है जेम्स विल्सन, उनको बोलते हैं फादर ऑफ बजट और फर्स्ट बजट भी इन्होंने ही दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया की तो वो दिया था आर के शेट्टी ने। और अगर मैं बात करूं रिपब्लिक इंडिया की तो दिया था जॉन मथाई ने। और फर्स्ट टाइम इंडिया में यूनियन बजट प्लस रेल बजट इन दोनों को साथ दिया था किसने? अरुण जेटली ने, ठीक है। और कब दिया था?
2017। तो यूनियन बजट और रेल बजट को अलग होने के बाद फर्स्ट टाइम दिया था अरुण जेटली ने 2017 में। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CERC हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू स्टार्ट अ स्पोर्ट मार्केट सेगमेंट फॉर विच कैटेगरी ऑफ पावर। सो CERC जो कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, उसने हाल ही में अप्रूव करा है एक प्रपोजल टू स्टार्ट अ स्पोर्ट मार्केट सेगमेंट फॉर विच कैटेगरी ऑफ पावर, यानी किस कैटेगरी पावर के लिए। सो आंसर होगा इसका एक्सपेंसिव पावर। सो CERC जो कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है किसका, इंडिया का, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो हाल ही में क्या हुआ है कि CERC ने अप्रूव कर दिया है किसको, IEE यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को, टू टू स्टार्ट अ सेपरेट स्पोर्ट मार्केट सेगमेंट फॉर एक्सपेंसिव पावर, यानी एक्सपेंसिव पावर के लिए एक सेपरेट स्पोर्ट मार्केट को स्टार्ट करने के लिए IEE को अप्रूवल मिला है किससे, CER से। एक्चुअल में क्या है ये एक्सपेंसिव पावर, एक अलग से स्पोर्ट मार्केट इसको मिला है, क्या है इसकी बात कर लेते। सो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव पावर से मतलब है कि वो पावर जो कि प्रोड्यूस हो रही है किससे, फॉसिल फ्यूल से, यानी कोल, पेट्रोलियम, इनसे जो पावर प्रोड्यूस होती है वो आती है एक्सपेंसिव पावर के अंडर। सो अलग से स्पोर्ट मार्केट के करने से ये रहेगा कि जो बायर्स है वो परचेज कर पाएंगे हाई कॉस्ट पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चीपर पावर सोर्स आर नॉट अवेलेबल। सो जब चीपर पावर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे और पावर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा क्या होगी, डिमांड होगी, सो जो बायर्स है वो एक्सपेंसिव पावर को यूज कर सकते हैं एट एक्सपेंसिव कॉस्ट। सो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म के प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया है किससे, CERC से। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की इंडिया के, सो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो कि आता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी राजकुमार सिंह, यानी जो इसके यूनियन मिनिस्टर है वो राजकुमार सिंह है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बॉडीज है वो है, एक तो स्टेट लेवल पर तो है SERC यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल लेवल पर है CERC, एंड एक है सेंट्रल सी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सो मेजरली ये तीन बॉडीज आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री साइन MOU with which Indian organization to form a joint venture related to armed force। सो हाल ही में IAI यानी इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने साइन किया है मेमोरेंडम किसके साथ, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू जॉइंट वेंचर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस। सो ये किया है बेल के साथ, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफ इंडिया। सो IAI और BEL के बीच में साइन हुआ है MOU टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर रिलेटेड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस। यानी एक तरफ से ये हो गया मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव, कि इंडिया क्या कर रहा है आजकल, कि इंडिया जितने भी फॉरेन कंट्रीज है जो डेवलप्ड है उनसे MOU करके इंडिया में ही कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, और वो उसका नाम मिल गया इंडिजिनस। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया। तो इसी के तहत इंडिया ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ करा है मेमोरेंडम। इसके थ्रू जो जॉइंट वेंचर बनेगा, जो उसमें जो सर्विसेज मिलेगी वो सर्विसेज मिलेगी MRSA की, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये बूस्ट करेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो बात हो रही है यहाँ पे MOU की। सो हाल ही में जो मेमोरेंडम करे है इंडिया ने, उसकी हम बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम को वल्नरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सेटअप करने के लिए हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने साइन करा है MOU किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो DRDO के साथ किया है। Airbnb साइन ANU with which MOU with which state government to promote inclusive tourism, so गोवा के साथ किया था। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड साइन MOU with state to develop infrastructure opportunities, so ये किया था तमिलनाडु के साथ। एंड which state sign an MOU with Indian Council of Culture Relation to help artists of this state, so ICCR ने किया था बिहार के साथ। and which institution has signed MOU with Reserve Bank of India for collaboration in the field of regulation and supervision of regulated entities,
सो आरबीआई ने किया था आईएफएससीए के साथ, एंड इंडिया साइन एन एमओयू इन 4 MOU इन कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ एंड विथ विच कंट्री। सो ये किया था कंबोडिया के साथ। एंड इंडिया साइन एमओयू विथ विच कंट्री ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। सो ये किया था डेनमार्क के साथ। ठीक है, आगे बढ़। So next question है, what is the interest subvention rate provided under the ethanol interest subvention scheme? So ethanol interest subvention scheme के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन रेट जो प्रोवाइड करी गई है वो कितनी परसेंट है? 6% पर एनम बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द लोन्स रिगार्डिंग एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम प्रोजेक्ट। सो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने जो एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी जो स्टार्ट हुई थी 2018 में, जिसका एम था एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज से डिपेंडेंसी खत्म करना। किसके इंपोर्ट पे? क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए एथेनॉल के डेवलपमेंट को इनहैंस करने के लिए स्कीम चलाई गई थी, एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2018 में। सो उसी के लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन रेट है लोन प्रोवाइड कराने के लिए वो कितनी है? 6% पर एनम। सो फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन वो कितना है? 6% पर एनम बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ओवरऑल इंडिया ट्राई कर रहा है क्या? एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में इंडिया में। आगे बढ़ते। So next question है, Dust Lake is a military training exercise undertaken by India with which country? So हाल ही में हुई थी डस्ट लेक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया है? सो आंसर होगा इसका उज्बेकिस्तान। सो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बिटवीन हुआ है डस्ट लेक, और कहाँ पर हुआ है ये? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ध्यान रखिए, उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया करता है डस्ट लेक एक्सरसाइज। और अब हम कर लेते हैं रिवाइज क्या एक्सरसाइज 2023। हाल ही में हमने जापान के साथ की थी, दो एक्सरसाइज की थी, धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन। इसके अलावा जापान के साथ हम जो करते हैं वो है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि क्वाड कंट्रीज के बिटवीन होती है और क्वाड कंट्री का मेंबर है जापान और इंडिया दोनों है। अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो हाल ही में हमने इजिप्ट के साथ करी थी कौन सी? साइक्लोन फर्स्ट करी थी। कहाँ पर करी थी? राजस्थान के जैसलमेर में करी थी। और ये बाकी जो जापान की दोनों एक्सरसाइज थी कहाँ पर हुई थी? जापान में ही हुई थी। इसके अलावा हम बात करें तो अभी हमने करी थी वरुण एक्सरसाइज, किसके साथ करी थी? फ्रांस के साथ करी थी। और कहाँ पे करी थी? वेस्टर्न कोस्ट पे करी थी। इसके अलावा करें तो बात प्रलय एक्सरसाइज हुई थी, किसने करी थी प्रलय एक्सरसाइज? बाय आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स। और कहाँ पर हुआ था? ईस्टर्न इंडिया में। एमटेक्स हुई थी एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडियन नेवी ने की थी। कहाँ पर की थी? अरुणाचल प्रदेश में। और एक हुई थी तारकश, हुई थी किसके बिटवीन? एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी एंड यूएस के बिटवीन हुई थी तारकश। ठीक है, तो ये हो गई 2023 की मेजर एक्सरसाइज जो हाल ही में हुई थी। और एक ऐड हो चुकी है दस्तलिक, जो कि उज्बेकिस्तान में हुई है, सॉरी उज्बेकिस्तान के साथ हुई है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थर्न इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट? सो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट? सो आएगा ये हरियाणा में। सो हरियाणा में डेवलप होने वाला है नॉर्थर्न इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। और हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने राज्यसभा में इन्फॉर्म करा है कि आने वाले टाइम पे 22 न्यूक्लियर पावर है इंडिया में, जो कि डेवलपमेंट में है, डेवलप होने वाले हैं, इन प्रोसेस है। अगर हम बात करें पावर प्लांट की, सो आज जो मैं कवर करूंगी वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पहले से ही ऑपरेशनल है यानी ऑपरेशन में है उसकी बात करते हैं, और जिनका डेवलपमेंट चल रहा है यानी ऑन गोइंग। एक है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। ये वो पावर स्टेशन है जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, कायगन न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में ही है, तारापुरा महाराष्ट्र में मिलेगा,
और कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तमिलनाडु में। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला 22, सो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है ना, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, यानी जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोसेस में है। तो इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्फॉर्म किया था राज्यसभा में कि 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में है, चल रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं जिनका डेवलपमेंट यानी जो प्रोसेस में चल रहे हैं, फ्यूचर में इनका काम कंप्लीट होने वाला है। तो एक तो था हरियाणा का जो कि अभी कंप्लीट हुआ है गोरखपुर में, जिसका न्यूज में है, यानी होने वाला है ये वाला। और एक तारापुर का पावर प्लांट चल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में, मद्रास का, तमिलनाडु का मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट, कायगा, चुटका, भीमपुर, माही बंसवाड़ा, हरिपुर, मिट्टीवर्दी, कोवाड़ा एंड जेतापुर। ठीक है। सो ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि ऑन गोइंग है, प्रोसेस में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन उत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो रन उत्सव जो कि हाल ही में न्यूज में था, कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात का फेस्टिवल है। और कहाँ पे बनाया गया? नियर रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का जो मैदान है उसके नियर बाय बनाया गया है। कौन सा विलेज है? तो धोर्दो विलेज में ये सेलिब्रेट किया जाता है, रण उत्सव, गुजरात में। अब यहाँ पर फेस्टिवल्स की अगर बात हो ही रही है, सो हाल ही में जो फेस्टिवल्स हुए हैं हम उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सो लूसर फेस्टिवल, लद्दाखी न्यू ईयर, ये कहाँ पे होता है? लद्दाख में। बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ये हमने केरला में सेलिब्रेट किया था। एंड इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये भोपाल में। स्वर धरोहर फेस्टिवल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बनाया था, जिसके जो मिनिस्टर है कौन है बताइए कमेंट करके। सिलचर सिलहट फेस्टिवल, ये कौन है? असम में बनाया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में बनाया था। इंटरनेशनल लूसाफोन फेस्टिवल, गोवा में बनाया था। एंड सांसर 2020 टीज एनुअल यूथ फेस्टिवल हैंडल विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया था, सांजर 2020। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम इज द हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग? सो ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना है उसको हेड कौन से सीएम करेंगे, कौन से राज्य के सीएम करेंगे? सो आंसर होगा इसका मेघालय। और मेघालय के सीएम है कौन? कॉनरूड संगम। ठीक है। सो कॉनरूड संगम जो कि मेघालय के सीएम है, वो हेड होंगे किसके? ग्रुप ऑफ मीटिंग्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग। सो हाल ही में चल रही थी क्या मीटिंग? किसकी? जीएसटी काउंसिल की, यानी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। कौन सी वाली? 49th सेशन था, इसका एडिशन था। सो उसी मीटिंग के दौरान ये तय किया गया है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ऑन ऑनलाइन गेमिंग, उसके लिए जो हेड होंगे वो होंगे कॉनरोड संगम, जो कि मेघालय के सीएम है। और इसी के साथ जो पहले न्यूज में रहा था वो ये ना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 77 के तहत डेवलपमेंट पे जोर दिया है, किसके? ई स्पोर्ट्स के लिए। और इसके लिए जो दो मिनिस्ट्रीज ली है गवर्नमेंट ने, वो है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? अनुराग ठाकुर। और इसके लिए एक और मिनिस्ट्री थी जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोटेक, जिसके मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। सो ये दो मिनिस्ट्रीज है जो कि ई स्पोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेगी। अच्छा, इनमें से नोडल एजेंसी कौन है वो बताइए। ठीक है। अच्छा, जीएसटी की अगर यहाँ पे बात चल रही है तो जीएसटी की मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि 49th काउंसिल थी। कब हुई थी? ये 18 फरवरी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने जीएसटी को अप्लाई किया था इन दी होल वर्ल्ड, तो फर्स्ट कंट्री है फ्रांस। और कब किया था? 1954 में ही यहाँ पर आ चुकी थी जीएसटी। इसके अलावा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसके तहत जीएसटी पारित हुआ था, तो वो था 122 कॉन्स्टिट्यूटमेंट अमेंडमेंट। और फर्स्ट स्टेट कौन सा है जीएसटी को अप्लाई करने वाला? तो वो है आसाम था। सेकंड कौन है? बिहार था। और लास्ट अगर मैं पूछूं तो लास्ट स्टेट कौन सा था जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है? जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी मॉडल इंडिया का वो किस पे बेस्ड है? तो जो इंडिया का जीएसटी मॉडल है वो कनाडा पे बेस्ड है। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017।
ठीक है, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में हो चुका था लागू, और इसलिए हम बनाते हैं 1 जुलाई को जीएसटी डे। ठीक है, और जीएसटी को समाप्त करने वाला, यानी जीएसटी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो है मलेशिया। तो मलेशिया ने जीएसटी को सबसे पहले खत्म कराया खुद की कंट्री से। और अगर मैं बात करूं जीएसटी के लिए जो कमिटी थी, तो जीएसटी के लिए एक कमिटी इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। सो जो कमिटी थी वो थी विजय केलकर कमिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन वही है जो मैंने आपसे बीच बीच में पूछे हैं। अगर आपने वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखी है तो उनके आंसर्स कीजिए। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।